बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेरी वीडियोस हैं उनमें जो 5.2 तक जो वीडियोस हैं ये उनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम 5 हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक्स को तकसीम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के हम 5 सब सेक्शंस बना सकते हैं। उनमें से पहला है बेसिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक्स यानी जिसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल आ जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स आ जाती हैं, थर्मिस्टर आ जाता है, एलईडी आ जाती है, स्ट्रेन गेज आ जाता है और मैग्नेटिक रिले आ जाता है। और सिर्फ ये चीज़ें बेसिक्स में आई थी। और फिर उसके बाद दूसरा है कंपैरेटर, और फिर तीसरा है जनाब वो जिसमें आप क्या कहते हैं इस तरह के जो आउटपुट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये ख़ास किस्म के सिग्नल जनरेशन है, जो कि इसके टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं और ये यूनिक किस्म के क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस का अलग फोल्डर है, और फिर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो 5 हिस्से इलेक्ट्रॉनिक्स के सब सेक्शंस बनते हैं। उनमें से ये पहले हिस्से की जो है वो असाइनमेंट है। इसमें टोटल बेसिक्स से रिलेटेड टोटल 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी पिछले 15-20 सालों में जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स से रिलेटेड यानी जो पहली उसकी हम कह रहे हैं उसमें सिर्फ टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक के हैं। मुमकिन है ये टॉपिक किसी और क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर भी आया वो, लेकिन एक्सक्लूसिव इसके 8 क्वेश्चन है जो भी हम करेंगे। और ये जो हमारी वीडियोस हैं उसमें 5.2 तक जो वीडियोस हैं उनके साथ आप करके फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और आप इसको 5.3 नंबर वीडियो डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप ये चीज़ देखें, क्वेश्चन आपसे ये है, अ ब्लॉक डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इज शोन इन द फिगर 9.1, कंप्लीट फिगर 9.1 बाय लेबलिंग द रिमेनिंग बॉक्सेस। तो ये देखें, पहला है सेंसर, और ये आपने पढ़ा हुआ है, और ये है जनाब प्रोसेसर। क्या है ये? प्रोसेसर, ठीक है कि नहीं है? प्रोसेसर और वो क्या कहते हैं, सेंसर, ठीक है कि नहीं है? तो इस तरह से ये चीज़ है। सेंसर क्या करता है, वो वोल्टेज को किसी भी फिज़िकल चीज़ को सेंस करके उसकी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है उसको, और प्रोसेसर उस वोल्टेज को आगे प्रोसेस करके किसी भी तरीके से उसको एम्पलीफाई करके या उसको उससे कोई एक्शन लेके जो भी पॉसिबल आउटकम है वो आउटपुट डिवाइस को दे देता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, तो अब ये चीज़ है कि ये कंप्लीट द आपने ये लिख दिया तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये चीज़ देखें, आपके सामने है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कनेक्शन। उसने कहा डिवाइस इज़ टू बी बिल्ट दैट विल एमिट अ रेड लाइट व्हेन इट्स इनपुट इज़ +2। देखें, जब यहाँ पर आप ये वाला जो टर्मिनल है +2 पर हो और आप चाहते हैं रेड लाइट एमिट हो, तो आप यहाँ पर ये एलईडी लगा दें। एलईडी का सिंबल आपको पता है ये होता है, और इसके साथ आर लिख दें, ठीक है ना। ये रेड एलईडी है। जब यहाँ से करंट यूँ फ्लो करेगा, जब यहाँ से ये एंड जब ये पॉजिटिव होगा +2, तो यहाँ से करंट यूँ फ्लो करेगा, तो ये चीज़ जो है वो लाइट ग्लो करेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये यूँ हो गया जनाब, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद अब ये चीज़ है ना, ये -2 वोल्ट अगर हो जाए यहाँ पर, तो फिर ये यूँ होगा, ये यूँ, ये ग्रीन एलईडी होगी। तो ये आप देखें कि अब इसके साथ जी लिख दें। तो जब ऊपर -2 होगा तो फिर करंट पूछें किस तरह फ्लो करेगा, फिर करंट यहाँ से यूँ फ्लो करेगा। जब ये -2 होगा उस वक्त रेड एलईडी ग्लो नहीं करेगी, रेड एलईडी रिवर्स बायस होगी, और ये जो है क्या कहते हैं ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी। जब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला जो टर्मिनल है, जो ये टर्मिनल जिसको मैं अभी ब्लू कर देता हूँ, ये वाला जो है, ये टर्मिनल जब +2 या -2 होगा उस हिसाब से, जब ये टर्मिनल ब्लू टर्मिनल जो है जिस पे ये कर्सर आ रहा है, जब ये टर्मिनल +2 होगा तो करंट यूँ फ्लो करेगा और रेड एलईडी लाइट एमिट करेगी। और जब ये टर्मिनल -2 पर होगा तो करंट यहाँ से इस तरह करके फ़्लो करेगा और जो है ग्रीन लाइट एलईडी एमिट करेगी। तो हुआ फिर इस सर्किट का, इस सारे सर्किट से हमें फ़ायदा क्या हुआ बेटा, ये इस पर्टिकुलर जो टर्मिनल है, ये जो पॉइंट P है, इसका स्टेटस इंडिकेटर, यानी पॉइंट P आया +2 वोल्ट पर है या -2 वोल्ट पर है, तो रेड एलईडी, तो ये जो है ये आप कहेंगे कि इट इज़
a status indicator. It tells about the voltage of terminal P. जी, it is a status indicator. It tells about the voltage of the terminal P. तो टर्मिनल P की वोल्टेज के बारे में ये बताता है, ठीक है ना, वेदर इट इज़ +2 और -2, ठीक है ना. इफ़ द P इज़ +2 द रेड LED विल ग्लो. तो ये एक छोटा सा सवाल था. अब आप देखें, ये एक चीज़ है, ये दीवार में क्रैक आया हुआ किसी दीवार में, तो एक बंदे ने वहाँ पर स्ट्रेन गेज लगा दी. अब आपको पता है कि अगर किसी भी वजह से ये क्रैक अगर बड़ा होता है, यानी इस तरह होता है, यूँ, यानी ये क्रैक वाइडन हो जाता है, इस तरह से बड़ा हो जाता है, उससे क्या होगा, इस क्रैक के बड़े होने से इस स्ट्रेन गेज पे यूँ बोझ पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके उसको खिंची लगेगी, और वो जो तारें हैं वो तारें थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, वो तारें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, इस तरह करके लंबी हो जाएंगी, यूँ इस तरह करके लंबी हो जाएंगी. और जब वो तारें लंबी होंगी तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर एक ओहम मीटर कनेक्ट किया हुआ है जो इन वायर्स के साथ यहाँ कनेक्टेड है, तो ओहम मीटर बता देगा कि आया रेजिस्टेंस के बढ़ने से वो आपको बता देगा कि जनाब ये क्रैक आस्ता आस्ता ग्रो कर रहा है, और मुमकिन है किसी हल्के से ज़लज़ले के झटके से ये बिल्डिंग को कोई दीवार गिर ना जाए, नुकसान ना पहुँचे. तो आप ये कहते हैं कि एक्सप्लेन वाई एज द क्रैक बिकम्स वाइडर द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज इंक्रीजेज. वही बात है, एज द विड्थ ऑफ द क्रैक इंक्रीजेज. As the width of the crack increases, length of the wires in strain gauge तो लेंथ ऑफ द वायर्स इन स्ट्रेन गेज इंक्रीजेस. तो एज आगे आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं इसको, आगे कह सकते हैं कि जी रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए के बराबर होती है. तो एज लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है कि नहीं है, यूँ करके आप लिख सकते हैं. अब ये चीज़ देखें, आपको पता है कि परसेंटेज इंक्रीज़, ये जो कहता है कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज़ इन द विड्थ ऑफ द क्रैक, ये किसके बराबर है? परसेंटेज इंक्रीज़ इन द विड्थ ऑफ द क्रैक इज़ इक्विवेलेंट टू परसेंटेज इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस. परसेंटेज इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस क्या होगा? ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100. तो ये आप हल करेंगे तो ये आपके पास 2.24% आ जाएगा. इस तरह से ये क्या कहते हैं, आप परसेंटेज इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द क्रैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रैक जो है वो आस्ता आस्ता 2.2% से ग्रो कर रहा है, किया ओवर सेवरल वीक्स. अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन ये, स्टेट द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसिंग डिवाइस दैट विल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन लेंथ. आपको पता है लेंथ की लंबाई किससे रिलेटेड होती है? स्ट्रेन गेज से होती है. आपको पता है ये तार है, इसको खींच के लंबा अगर करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है. तो स्ट्रेन गेज से तल्लक है उसका. प्रेशर का आपको पता है, आपने पढ़ा था पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स.
ये जिन्हें आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, आपको ये बात पता है कि यहाँ से जब उनको आप प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं, उसका एक एंड जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और एक एंड नेगेटिव हो जाता है, इस तरह से। A relay is sometimes used as an output of a sensing device. A relay is sometimes used as an output of a sensing device. अब मैग्नेटिक रिले की बात हो रही है ये। The output of a particular sensing device is either plus 2 volts or minus 2 volts. Draw on the figure 10.1 the symbols for a relay and any other necessary component so that external circuit is switched only when the output from the sensing device is plus 2. अब देखें, ये कोई बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का सर्किट है। यहाँ पर क्या है, कोई बड़ा सर्किट है जिसका तल्लक आगे किसी हाई वोल्टेज से है। ठीक है कि नहीं। आप इसको ऑन करना चाहते हैं, ये इसका स्विच है, ये यूँ। ठीक है कि नहीं। आप ये ध्यान में रखें कि जब स्विच एस क्लोज होगा तो यहाँ पर कोई बहुत ही हाई वोल्टेज कनेक्ट हुई हुई है और हाई वोल्टेज के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट हुई हुई है, वो ऑन हो जाएगी। और इसको मैंने रेड लाइन से बनाया तो आप समझेंगे कोई डेंजरस सर्किट है। इसमें वोल्टेज हाई है, तो आपको पता है हाई वोल्टेज से तो बंदे को वैसे ही डर लगता है। हाई वोल्टेज की वजह से ये भी हो सकता है कि इस स्विच के क्रॉस यहाँ पर स्पार्किंग हो, यहाँ पर क्या हो, स्पार्किंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है कि नहीं है, हाई वोल्टेज की वजह से। तो इसलिए हाई वोल्टेज को तो आप डायरेक्ट बंदा जो है ज़रा उससे घबराता ही है, तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस स्विच को ख़ुद बंद ना करें, इसके करीब भी आना पसंद नहीं करते। ये फ़र्ज़ करें हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज सोर्स है, और ये कोई डिवाइस है विच वर्क्स ऑन दैट हाई वोल्टेज। तो आपने यहाँ क्या करना है, मैग्नेटिक रिले के सिंबल दिखाने, ये आप डायोड है इस तरह से। अब आपको पता है ये एंड पॉजिटिव होगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगी, वरना कंडक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर अगर -2 वोल्ट होगा तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये बात होगी कि इस डायोड ने इंश्योर कर दिया कि करंट यहाँ से फ्लो ही तब करेगा, करंट आगे जाएगा ही तब इसमें, जब क्या कहते हैं ये डिवाइस जो है फॉरवर्ड बायस होगी, जब ये वाला एंड जो है ये +2 होगा और ये 0 होगा। अच्छा, अब इधर से यहाँ से इसको यूँ लें, यहाँ पर आप कॉइल लें, ये कॉइल ठीक है कि नहीं। अब इस कॉइल में अगर सडन चेंजेस ऑफ करंट आए, अगर आपको पता है, इसको आपको पढ़ा हुआ है आपने, सेल्फ इंडक्शन का एक टॉपिक पढ़ा था आपने गालिबन वीडियो नंबर 2 में, जिसमें कहा था कि अगर कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन आए तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से बड़ी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है और स्पार्किंग शुरू हो जाती है। उस सेल्फ इंडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, स्पार्किंग प्रिवेंट करने के लिए आप इस तरह करके एक व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, व्हीलिंग डायोड। वही होती है कि अगर यहाँ से पीछे से करंट आ रहा था और वो करंट यूँ फ्लो कर रहा था, यूँ जा रहा था, वो करंट अगर सडनली रिड्यूस करे, किसी भी वजह से सडनली रिड्यूस करे, तो कॉइल के अंदर जो कॉइल मैंने दिखाई है, जिसको मैंने एक डब्बे से दिखाया है, ठीक है कि नहीं है, इसको मैं अगर क्या कहते हैं, अगर किसी भी वजह से करंट सडनली रिड्यूस करे इस कॉइल के अंदर से, तो होगा क्या कि ये इसमें एक खुद बहुत सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो वोल्टेज चाहेगी कि करंट यूँ एक फ़्लो करे। तो आपने उस करंट को ये पाथ दे देना है कि वो यहाँ से फ़्लो करता रहे। तो इस तरीके से आप जो है सेल्फ इंडक्शन की वजह से कोई जो पॉसिबल डेंजर है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बस आपने बनाना क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपने ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सिर्फ इतनी वर्किंग आपने करनी है। इवन ये आपने हाई वोल्टेज और ये डिवाइस वगैरह भी नहीं दिखानी है, ठीक है कि नहीं। आपने सिर्फ ये चीज़ बना देनी है। ये डायोड 1 जो है ये अलाउ करती है करंट को, जब पीछे से सिग्नल +2 वोल्ट का हो, उससे कॉयल एनर्जाइज होती है और कॉयल इस स्विच को क्लोज़ कर देती है। कैसे क्लोज़ कर देती है, आप को अगर याद हो, आपने ओ लेवल में भी मैग्नेटिक रिले पढ़ा था, और मैं आपको दोबारा बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ सिर्फ आपकी समझ के लिए, ये नोट्स उसमें वीडियो नंबर 2 में बने हुए हैं, ये इस तरह करके बने हुए थे।
अब जब आप इसको स्विच एस को क्लोज करते हैं तो ये करंट यूँ फ्लो करता है, करंट के यूँ फ्लो करने से ये नॉर्थ पोल बनता है, ये साउथ पोल बनता है और ये चीज़ मैग्नेटाइज हो जाती है। अब ये चीज़ जब मैग्नेटाइज हो जाती है तो यहाँ पर आपको पता है एक ये पॉइंट इस तरह से है। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक वो दो टर्मिनल्स बने हुए जो यूं करके बनाए थे हमने, अगर आपको याद हो उस वीडियो में। तो जब ये स्विच एस क्लोज होता है ये इस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, इस चीज़ को ये अट्रैक्ट करने से ये लीवर ऊपर जाके लगता है और ये दो टर्मिनल्स क्लोज हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा करंट जो हाई वोल्टेज से ताल्लुक़ रखता है यूँ फ्लो करता है। और इस तरह से आप एक बड़े सर्किट को, एक मुश्किल सर्किट को जिसको आप हाथ लगाने से डरते हैं, आपने उसको छोटे करंट के ज़रिए ऑपरेट कर लिया। क्या कर लिया? छोटे करंट के ज़रिए आपने इसको क्या कर लिया? ऑपरेट कर लिया। तो आप देखें यही क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आगे चल कर देखें आया भाई, यही बात आई हुई है। मैग्नेटिक रिले से रिलेटेड एक बात क्वेश्चन नंबर 6 में आई हुई है। जी देखिए, सजेस्ट टू यूजेस ऑफ अ रिले एज पार्ट ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, कि मैग्नेटिक रिले क्या काम करता है, ठीक है कि नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि वो रिमोट स्विचिंग करता है। क्या करता है? रिमोट स्विचिंग करता है। रिमोट स्विचिंग का मतलब होता है टू स्विच ऑन अ सर्किट फ्रॉम अ डिस्टेंस, स्विचिंग लार्ज करंट सर्किट बाय मीन्स ऑफ अ स्मॉल करंट। Switching on a circuit with large current and voltage, उसको आप खुद हाथ लगाने से डर लगता है, उसको आप क्या करते हैं? Switching large current by means of a small current, ठीक है कि नहीं? और आप ये कह सकते हैं कि आपने जो हाई वोल्टेज वाला सर्किट है उसको आइसोलेट कर दिया, उसको अकेला कर दिया, उसको एक छोटी सी वोल्टेज वाले सर्किट से आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये रिमोट स्विचिंग करता है, ठीक है कि नहीं है? आइसोलेटिंग हाई सर्किट फ्रॉम हाई वोल्टेज, यानी आइसोलेटिंग सर्किट फ्रॉम हाई वोल्टेज स्विचिंग। आइसोलेटिंग, इसको ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये है कि आइसोलेटिंग हाई वोल्टेज सर्किट by means of a small voltage circuit। यानी एक आप ये कह लें आइसोलेटिंग हाई वोल्टेज सर्किट को आपने कर लिया, या सर्किट को इस तरह से, ये देखें ये आपके पास एक सर्किट है, ये इसका स्विच है, और इस स्विच को जब क्लोज़ करना है तो एक बहुत हाई वोल्टेज के साथ एक डिवाइस ने ऑपरेट होना है। और आप फ़र्ज़ करें आपका दिल ही डर रहा है स्विच S1 को क्लोज़ करने के लिए, आप इससे डर लग रहा है आपको, तो कोई मसला नहीं है, आप इससे दूर ये एक आप ऐसा कर लें, ये एक वो लगा लें डायोड, और यहाँ आप लगा लें कॉयल। इस कॉयल के साथ यहाँ एक सेल्फ़ इंडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, सेल्फ़ इंडक्शन की वजह से कुछ जो मसाइल प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए ये डायोड 2 लगाएं। डायोड 1 ने सिर्फ ये इंश्योर करेगी कि इस तरफ करंट आए तो ये ऑपरेट करे और बहुत दूर आ जाए। यहाँ से आप स्विच S2 ऑपरेट करें बंद, तो अब ये छोटी सी वोल्टेज है यहाँ पर, तो ये देखें दूर से ब्लैक सर्किट से ब्लू सर्किट आपने ऑन कर दिया। ये वाला जो डब्बा है ना जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ ब्लैक, ये S1 के साथ ये कॉयल है, ठीक है ना? तो ये आइसोलेटिंग हाई वोल्टेज सर्किट बाय मीन्स ऑफ अ स्मॉल वोल्टेज सर्किट, ठीक है कि नहीं? उसको आपने दूर कर दिया, उससे बचा लिया अपने आप को, आपने पॉसिबल कोई डेंजर जो है उससे, क्योंकि S1 को अगर आप बंद कर रहे हैं तो S1 अभी क्लोज़ ही हो रहा होगा, अभी S1 में
एक टर्मिनल ने, ये देखें S1 के इस टर्मिनल ने भी इस टर्मिनल को टच भी ना किया होगा तो बीच में स्पार्किंग आ जाती है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज होती है वो एयर में से भी कंडक्शन करा सकती है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। तो आए हम आगे चलते हैं, वापस चलते हैं अपने स्टॉप पॉइंट पे। जी, तो ये तो था मैग्नेटिक रिले। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सजेस्ट एन इलेक्ट्रिक सेंसिंग डिवाइस। आपको पता है कि लाइट के साथ आपने अगर वोल्टेज का कोई चक्कर चलाना है, यानी कहीं जगह ज़्यादा लाइट पड़े और उससे कोई हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए जो सेंसर है बेस्ट वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये लाइट में विड्थ ऑफ अ क्रैक इन द वेल्डेड जॉइंट, ये तो आपको पता है, इसके लिए आप स्ट्रेन गेज ही लगाएंगे। स्ट्रेन गेज का तारफ आपको पता है वीडियोस में मौजूद है, मैं बहरहाल ब्रीफली बता देता हूँ कि ये एक प्लास्टिक केसिंग है और उसमें ये देखें ये वायर है, ये वो आगे जो है एक सॉफ्ट वायर के साथ कनेक्ट हो रही है। जो ये ब्लू है ये वो है प्लास्टिक केसिंग है, और ये जो सॉफ्ट वायर है ये ब्लैक की शक्ल में दिखाई है, नरम सी वायर है ये यूँ, और ये यूँ इस तरह से बाहर आ रही है, ठीक है कि नहीं। ये रेड में जो दिखाई हैं ये इसकी लीड्स हैं जो बाहर जा रही, ठीक है कि नहीं। और स्ट्रेन गेज के साथ एक साइड पे ग्लू लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? इस तरफ को ग्लू लगी हुई है, यूँ लगी हुई ग्लू। आप उसको चिपका देते हैं किसी भी जगह पर, और जब वो कोई चीज़ वाइडन होती है तो साथ ही ये डिवाइस ऐसे पीछे हटती है, और जो अंदर ब्लैक वायर्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, और लेंथ इंक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक बीम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है इसके लिए, ठीक है ना, वो इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है कि नहीं। और पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, या जैसे आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल कह सकते हैं, ठीक है। A student designs the circuit of the figure 9.1 to detect changes in temperature in the range from 0 degree to 100 degree centigrade. A student designs the circuit of the figure 9.1 to detect changes in temperature in the range from 0 to 10 degree centigrade, 100 degree centigrade, ठीक है। The resistance of thermistor is RT and that of the resistor is R. Student monitors the voltage V out. State and explain how V out increases or decreases as the temperature of thermistor increases. जी, सिंपल सी लॉजिक है, ये देखें आप, ये चीज़ देखें कि इसको जो वोल्टेज है, वो V1 मिलेगी, ये बात तय है। और ये जो वोल्टेज R को मिल रही है ये V आउट है, और दोनों की वोल्टेज का जो सम है वो टोटल वोल्टेज है जो यहाँ अवेलेबल है, इसको आप प्लस V के साथ आपने शो किया हुआ, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है। अब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ करेगी तो उससे क्या होगा? आप दो बातें, कि आपको पता है कि जो V1 रेशो V आउट है वो R टोटल रेशो R थर्मिस्टर रेशो R है, यानी जो थर्मिस्टर को वही वोल्टेज मिलेगी इन जितनी उसकी रेजिस्टेंस है। अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम है तो उसको वोल्टेज कम मिलेगी। तो आप ये चीज़ देखो कि जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी तो उसको वोल्टेज कम मिलेगी, यानी V1 डिक्रीज़ कर जाएगा। V1 जब कम होगा तो ख़ुद ब खुद V आउट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ये याद रखें, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से है जी, ठीक है ना, कि जब, और या अगर आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, और वो तरीका क्या है, वो ये है, बल्कि पहले मैं ये वाला दोहरा देता हूँ फिर दोबारा दूसरा वो दोहरा देता हूँ। मैंने पहली बात ये कही है कि यहाँ वोल्टेज है V1 और यहाँ वोल्टेज है V आउट। V आउट वो वोल्टेज है जो इस रेजिस्टर को मिल रही है, जो कि ख़ुद कांस्टेंट है, जिसको मैंने रेड से शेड कर दिया।
और आपको पता है कि V1 प्लस वी आउट जो है वो उस प्लस V वोल्ट के बराबर है जो यहाँ पर मौजूद है। अब होगा ये कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, तो आपने ये वाला ग्राफ अक्सर देखा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर फिर क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। ये ब्लू कर्व जो है, ये ब्लू कर्व बता रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर जब डिक्रीज़ करेगी तो V1 भी डिक्रीज़ करेगा, और जब V1 डिक्रीज़ करेगा तो वी आउट खुद बहुत इंक्रीज़ करेगा। वी आउट खुद बहुत क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। V1 डिक्रीज़ करेगा तो वी आउट क्या करेगा, खुद ब खुद इंक्रीज़ करेगा। तो ये चीज़ थी बात, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो इसको आप लिखेंगे, और एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं जी कि करंट जो है वो V प्लस वी वोल्ट ओवर आर टी प्लस आर के बराबर है, क्योंकि करंट आपको पता है यहाँ से यूँ फ्लो करेगा। अब जब आर टी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आर टी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। आर टी के डिक्रीज़ करने से डिनोमिनेटर जब डिक्रीज़ करेगा तो करंट इंक्रीज़ करेगा। करंट इंक्रीज़ करेगा तो जो वी आउट है वो करंट टाइम्स आर के बराबर होती। करंट इंक्रीज़ करेगा, आर कांस्टेंट है तो वी आउट इंक्रीज़ करेगी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि हैंस वी आउट इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, अब अगले बात उसने कहा जी कि स्टेट वेदर द चेंज इन वी आउट वेरीज लीनियरली विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर। तो जनाब इसमें ये बात है कि चूँकि वी आउट बराबर किसके है, वो बराबर है आर ओवर आर प्लस आर टी इन टू टोटल वोल्टेज जो प्लस वोल्ट थी यहाँ पर, ठीक है ना। उस वोल्टेज से, या जिसको आप खाली वी लिखें, इस तरह करके लिख सकते हैं अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल याद है। तो जब आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज। तो आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर जो है वो क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो लीनियरली डिक्रीज़ करती, ठीक है कि नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर जो है उसके बारे में आप ये कहेंगे कि वो लीनियरली डिक्रीज़ नहीं करती, ठीक है कि नहीं। ये आपका पॉइंट होगा जनाब कि रेजिस्टेंस जो है वो उसको इस तरह से लिखेंगे कि डिक्रीज़ इन रेजिस्टेंस, डिक्रीज़ इन रेजिस्टेंस is not linear with increase in temperature। ये नहीं है। अब ऐसा चूंकि नहीं है, hence V out does not vary linearly with change in temperature of thermistor। Resistance of thermistor, decrease in resistance is not linear with increase in temperature, hence V out does not vary linearly with the change in temperature of thermistor। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आ जाए जनाब ये क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। ये भी है जी, द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इन द फ्यूल टैंक ऑफ अ कार इज मॉनिटर्ड यूजिंग अ सेंसिंग डिवाइस। द डिवाइस गिव्स एन आउटपुट दैट इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग विद द फ्यूल वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इन द टैंक इज शोन इन द फिगर 9.1। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखें कि ये एक नॉन लीनियर स्केल है। क्या है जनाब, नॉन लीनियर स्केल है। मैं अब आपको थोड़ा सा इसको आपके सामने बना के दिखाता हूँ कि ये चीज़ देखें आप इसमें। ये वोल्ट मीटर की वो है स्केल 0 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये वोल्ट मीटर रीडिंग आपको नज़र आ रही है ऊपर। स्केल जो है वो 5 वोल्टेज है। ये देखें, यहाँ से आपको पता चल गया
कि वोल्ट मीटर 5 वोल्ट तक ही रीड कर सकता है, ठीक है कि नहीं, यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये उसकी नीडल कह लें आप है। अब अगर आप इस वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट कर रहे हैं टू मेजर दी वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जब 20 लीटर्स होगा तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो 0.6 वोल्ट से ज़रा सी ज़्यादा होगी। लेट से हम कहते हैं जी 0.61 वोल्ट, तो यहाँ कहीं 0.6 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ 20 लीटर होगा। और आप ये चीज़ भी नोट करें कि ऑलमोस्ट 4 लीटर तक वोल्ट मीटर ज़ीरो दे रहे हैं, यानी इसका मतलब है यहाँ पर 4 लीटर भी पेट्रोल हो तो वोल्ट मीटर ज़ीरो ही शो करेगा। 4 लीटर पेट्रोल हो तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, ज़ीरो ही देगा। मैं इसको खाली ना वो लिखता हूँ, क्या उसे कहते हैं, 1 के ऊपर खाली 20 लिखता हूँ, ब्लू में जो लिखा है वो लीटर है, और बल्कि एक मिनट है, देखें यहाँ कहीं 0.61 वोल्ट पे 20 लीटर है, ठीक है, और 0 वोल्ट पे 4 लीटर है, ठीक है। मैं लीटर नहीं लिखता, लीटर लिखने से मसला होगा, ये लीटर मैंने हटा दिया। जहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, जहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, ये जगह 0 वोल्ट है। जहाँ रेड में जो है वो वोल्टेज लिखी हुई है और ब्लू में जो लिखा हुआ है वो लीटर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखें कि जब 40 लीटर आएगा, 40 लीटर को देखें हम, ये 2.4 वोल्ट्स, तो 2.4 वोल्ट्स यहाँ कहीं आता है, तो यहाँ पर आप लिख लें जनाब आप 40 लीटर, ये इसके ऊपर मैंने 40 लिख दिया। अच्छा जी, जहाँ 60 लीटर आता है, 60 लीटर है, ये 4.4 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ, और 5 वोल्ट पे ये 80 हो जाएगा, और 5 वोल्ट के अलावा भी 80 हो जाएगा, और बल्कि इवन जब 76 वोल्ट होगा तो उस वक्त भी वो यही रीड कर रहा होगा। इसका मतलब है नीडल जो है 76 से लेकर उसके ऊपर 80 तक वो यहाँ खड़ी रहेगी, इस जगह पर खड़ी रहेगी, इस तरह से। तो ये देखें, ये एक नॉन लीनियर किस्म का स्केल है जो मिडल वाले पेट्रोल को तो बड़ा अच्छा दिखा रहा है, 20 लीटर से लेकर 40 लीटर तक को काफ़ी डिटेल में दिखा रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ 50 लीटर है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से देखें तो यहाँ वोल्टेज आ रही है जी 3.4, तो जहाँ 3.4 होगा वहाँ ये 50 लीटर होगा, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद ये 30 पर ये 1.4 हो जाएगा, 30। अब ये चीज़ देखें, ये 1.4 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। अच्छा जी, using the figure 9.1 determine the range of volume over which the volume has a linear relationship between the voltmeter reading। तो वो आप देखें, ज़रा नोट करें, तो ज़रा स्केल को गौर से देखें, तो वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आप कहें कि 20 to 60 लीटर, 20 to 60 लीटर ऑलमोस्ट आप यू कैन एज्यूम के जी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, 20 to 60 लीटर्स तक आप कह सकते हैं, इन माय ओपिनियन स्ट्रेट लाइन। या आप बहुत ही अगर परफेक्ट आप देखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट लाइन देखना चाहते हैं, तो इसमें परफेक्टली स्ट्रेट लाइन कहाँ आ रही है, इसमें ये देखिए, यहाँ जहाँ 26 है ना, यहाँ से शुरू करें और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 58 तक, यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट, हम इसको कहेंगे जी 26 से लेकर 58, तो 26 से लेकर 58 लीटर तक परफेक्टली स्ट्रेट। State why comparing values from figure 9.1 the tank is nearly full, the voltmeter reading gives the impression that fuel consumption is low। उसकी वजह ये है कि 80 लीटर पर भी वो क्या शो कर रहा है, 5 वोल्ट शो कर रहा है। 78 लीटर पे भी क्या शो कर रहा है, 5 वोल्ट कर रहा है। और 76 लीटर पे भी वो क्या शो कर रहा है, वो 5 वोल्ट, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट ही शो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। और वो जब आप खुद देखें कि तकरीबन 70 लीटर पर जब आप आते हैं, 70 लीटर पर जब ये देखें, 70 लीटर से लाइन में ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये 70 लीटर के ऊपर
ये तकरीबन बनती है पॉइंट, ये 4.1 वोल्ट की वैल्यू देखें, इसके मिडल में यहाँ से देखें, ये रेड लाइन को देखें, ये आ रही है एग्जैक्टली इस पे 70 लीटर। इसका मतलब है कि जब वोल्ट मीटर शोज a decrease of 0.1 volt even when 10 liters of petrol is consumed। तो बंदा तो सोचेगा ना, वो यार मैं तो बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी सुपर है, मैं इतना सफ़र तय कर चुका हूँ और पेट्रोल अभी तक फुल ही है, ये चीज़ ठीक है ना। When the voltmeter first indicates that tank is nearly empty, there is more fuel remaining than is expected। ये भी आपने खुद अभी देखा कि ऑलमोस्ट, ये देखें अभी 4 लीटर तक वोल्ट मीटर ज़ीरो शो करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर जो है उसके बारे में हम क्या कहेंगे जी, कि वो ज़ीरो वोल्ट तक, वोल्ट मीटर शोज नियरली zero, about 4 liters of when the about 4 liters of the petrol is left in the tank। Voltmeter indicates zero voltage or shows zero petrol when where there are 4 liters left in the tank। अब आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बी रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिगर 9.1। स्टेट द फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। गालिबन ये वो क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया था। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा जी वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। आपको ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए थी। मैंने आप सबको नंबर दिए हैं, जिसने जो कुछ भी लिखा है मैंने उस पर देखा नहीं। इसका सिंपल सी जवाब ये है कि इट टेक्स सिग्नल फ्रॉम द सेंसिंग डिवाइस and then it processes according to it processes accordingly or it processes it the way it is designed। अगर ये कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है तो ये उसे एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये फ़र्ज़ करें कि एक सिंपल कोई स्क्रीन, वो जो आपकी जो कैलकुलेटर की जो आप प्रेस करते हैं उसके नीचे वाली वायर्स हैं, ये ले जाकर स्क्रीन के साथ जोड़ देती हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट कुछ भी काम कर सकता है। इट कैन एम्पलीफाई कुछ भी। तो आप सिंपल ये लिखें कि इट ऑपरेट्स ऑन, इट टेक्स सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसिंग डिवाइस सो दैट इट गिव्स एन वोल्टेज आउटपुट। बस इतना लिख दें, सो दैट इट गिव्स अ वोल्टेज आउटपुट, इतना लिख दें। इट ऑपरेट्स ऑन, इट टेक्स सिग्नल फ्रॉम सेंसिंग डिवाइस सो दैट इट गिव्स अ वोल्टेज आउटपुट, यूँ करके आप लिख सकते हैं। अब a student designs a sensing unit for temperature change, a 4 volt supply, a fixed resistor of 2.5 kilo ohms and a thermistor are available। The thermistor has a resistance of 3 kilo ohm at 6 degrees centigrade and a resistance of 1.8 kilo ohm at 20 degrees centigrade। Complete the circuit diagram of figure 9.1 to show how the resistor and the thermistor are connected to provide an output that is greater than 2 volts at 6 degrees centigrade and less than 2 volts at 20 degrees centigrade। Mark clearly the output V out। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। ये सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल पे बना हुआ था। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक फिक्स रेजिस्टेंस, ये फिक्स रेजिस्टर जो है ये है जनाब 2.5 किलो ओम का, और इसके साथ ये है जी थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर, ठीक है कि नहीं।
अच्छा, अब थर्मिस्टर का ये हिसाब, और जो आउटपुट वोल्टेज आपने लेनी है वो ये वाली वोल्टेज है। वोल्टेज आपने लेनी है थर्मिस्टर के आउटपुट, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है ये। क्योंकि इधर आप कोई डिवाइस लगाना चाहते हैं, ये डिवाइस शो करना ज़रूरी नहीं है, ये डिवाइस शो करना ज़रूरी नहीं, लेकिन वैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ। अब होगा क्या, जब जनाब टेम्परेचर होगा ना, आप कह लें जब टेम्परेचर होगा ना 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होगी जनाब 3 किलो ओम। ठीक है कि नहीं। उस वक़्त जो आउटपुट वोल्टेज है वो पूछें क्या होगी। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल याद है, वी आउट क्या है, वो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस के क्रॉस, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस प्लस इस दूसरी रेजिस्टेंस को अगर मैं आर कहूँ तो इसको, और ये जो टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट, इसको अगर मैं वी टोटल कह दूँ तो ये इधर वी टोटल यहाँ आएगा, ये वाला वी टोटल यहाँ आएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये चीज़ देखें कि वही थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को आप ऊपर रखें 3 प्लस 2.5। अब दोनों रेजिस्टेंसेस जो कि किलो ओम में है, और ये चूँकि एक रेशियो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर आप 4 ले लें तो ये क्या होगा, टू पॉइंट 182। ये 2.182 वोल्ट्स है। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जब 6 डिग्री टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड, तो रजिस्टर जो वी आउट होगी वो 2.182 वोल्ट्स होगी। ठीक है कि नहीं। अब जब फ़र्ज़ करें इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से इसको मिटा दें, इसको सारे को। अब जब टेम्परेचर चेंज हो गया, फ़र्ज़ करें टेम्परेचर हो गया जनाब आपके पास, टेम्परेचर आ गया जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ 1.8 किलो ओम हो गया। ठीक है कि नहीं। तो वी आउट किसके बराबर है, वी आउट बराबर है 1.8 ओवर 1.8 प्लस 2.5 इनटू टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट। ठीक है ना। ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ आएगी, ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ भी आएगी और ऊपर भी आएगी। उसकी वजह यह है कि आपने थर्मिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो ये वोल्टेज कितनी बन गई, ये वोल्टेज कितनी बन गई, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस 2.5 इंटू 4, 1.67 वोल्ट्स। तो ये चीज़ देखें कि टू लेस देन, आपने वो यही चाहता था ना कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेस देन 2 वोल्ट्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आप ये सर्किट, बस आपने पेपर में जो बनाना है वो ये बना देना है इस तरह से। ठीक है कि नहीं। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको कुछ दिखाना नहीं। मज़ीद अगर आप लिखते हैं तो सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं आप, मतलब आप अगर लिखना चाहें तो आप कहें जी कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मिस्टर जो है वो चूँकि 1.8 किलो ओम है, तो वी आउट जो है वो 1.67 वोल्ट है। और एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मिस्टर चूँकि वो 3 था, तो यहाँ जो वोल्टेज आई थी वो गालिबन 2 पॉइंट समथिंग आई थी, 2.182 वोल्ट्स थी। वो आप लिखते हैं, इस तरह करके लिखना चाहें आप तो आप लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं मैग्नेटिक रिले। हाँ, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है जिस पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होगा जी। ठीक है ना। द स्ट्रेन इन द बीम इज़ टू बी मॉनिटर्ड। फ़र्ज़ करें बीम क्या होती है, फ़र्ज़ करें ये कोई छत है, ये कोई कमरा है, इस तरह से इस पे ये छत है यूँ, और इसमें को ना छत के अंदर एक बीम डली हुई है, ये बीम डली हुई है। ये बीम बेटा ना ऐसे हो रही है, झुक रही है किसी वजह से।
ठीक है। तो इस एक बंदे ने ना ये वाली जो डिवाइस थी ना यहाँ जा कनेक्ट की इसके साथ। जब जाहिर है बीम झुकेगी, बीम के साथ बीम की बेंडिंग होगी, बीम के साथ जब बेंडिंग होगी तो बीम की जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ जिसे मैं शेड कर रहा हूँ या जिसको मैं रेड से शेड करता हूँ, बल्कि यूँ दिखा, ज़्यादा अलहदा करके दिखा देते हैं, देखें दोबारा अलहदा करके दिखा देते हैं। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें कोई बीम है, ठीक है, ये बीम बेंड करती, ब्लैक में दिखाई और ब्लू में उसको बेंड होते हुए दिखा रहे हैं, यूँ बेंड होते दिखा, बेंड होते, उसका मतलब है उसका जो पोर्शन पी है, जहाँ पॉइंट पी है, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज का एक इफेक्ट होगा। अब वो होगा तो फिर क्या होगा कि ये यूँ ना जनाब, स्ट्रेन गेज जनाब वो इस तरह से लगा हुआ होगा, तो स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज ऑफ ए इंक्रीज़ कर दी, वोल्टेज एट ए विल बी मोर देन बी, और ये वोल्टेज डिफरेंस आगे आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आए ज़रा आप देखें यहाँ पर वोल्टेज है क्या, यहाँ से जो करंट यूँ फ्लो कर रहा है ये, उसमें वोल्टेज ऑफ बी जो है वो है जो इस रेजिस्टेंस को मिल रही है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ। तो वो बड़े आराम से आप ऊपर रखें 5000 को, और नीचे फिर इसको दोबारा भी रखें यहाँ 5000 प्लस ये वाली वोल्टेज साथ यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगी, और यहाँ टोटल वोल्टेज यहाँ आ जाएगी जिसे आप 2000 मिली वोल्ट कह रहे हैं, खाली 2 वोल्ट भी कह सकते थे लेकिन चलें। अब ये बन गया जनाब आपका 1000 मिली वोल्ट, और ये आप कैलकुलेशन किए बगैर भी कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि 5000 ओम है और ये 5000 ओम है, आधी वोल्टेज इससे मिलेगी, आधी वोल्टेज इससे मिलेगी, जो वोल्टेज इससे मिलेगी वो इस पॉइंट पे ज़ाहिर होगी। तो इस तरह से आप कर सकते थे कि जनाब ये, सो इसका मतलब है ये बात तय है कि वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी जो है वो 1000 मिली वोल्ट, एंड इट विल स्टे इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं कांस्टेंट हैं, ये वाली 5000 भी ओम भी और ये वाली 5000 ओम भी, ठीक है कि नहीं। अब इधर देखें स्ट्रेन गेज के साथ क्या इशू है। स्ट्रेन गेज भी शुरू में, स्ट्रेन गेज की शुरू की रेजिस्टेंस थी 120 ओम, ये उसने यहाँ दिया हुआ है। द स्ट्रेन गेज हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम व्हेन इट इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, यानी जब इसके ऊपर कोई खिंची नहीं पड़ रही, जब तक इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 120 ओम है। तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और ये इसको भी मिलेंगे 1000 मिली वोल्ट्स, इसको भी मिलेंगे 1000 मिली वोल्ट्स, और इस पॉइंट ए का पोटेंशियल भी 1000 मिली वोल्ट्स होगा, ठीक है कि नहीं। ये बात तो तय होगी। अब होगा क्या, फ़र्ज़ करें कि आपने ना कुछ इधर कोई डिवाइस लगाई हुई, कोई अलार्म लगाया हुआ, इधर क्या लगाया हुआ है, अलार्म लगाया हुआ है, ये तार भी इसमें कनेक्ट हो रही है और ये तार भी यहाँ से इस तरह कनेक्ट हो रही है। अब जो दोनों पे जो वोल्टेज है 1000 मिली वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं है, तो अलार्म वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब ये स्ट्रेन जो है, गेज जो है, ये किसी ऐसी बीम के साथ कनेक्टेड है जो बीम लोडेड होकर यूँ, ये देखें ऐसे हो जाती है, राइट लेफ़्ट साइड पे देखें बेंड हो रही है, और ये स्ट्रेन गेज एक्चुअली यहाँ जोड़ा गया, इस जगह पर जाओ जिधर मैंने रेड बॉक्स बनाया ना, ये एक्चुअली ये स्ट्रेन गेज। अब जो ही स्ट्रेन गेज को खिंची लगेगी बीम के बेंड होने की वजह से, और वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, वो कहता है जी कि वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ की तो 121.5 ओम हो गया। जब इसकी रेजिस्टेंस 121.5 ओम हुई तो यहाँ से जो यूँ करंट फ्लो कर रहा था, पॉइंट ए का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल अब होगा, उसमें आप इसकी रेजिस्टेंस, स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, नीचे उसी को रखें, साथ दूसरी ये रेजिस्टेंस 120 ओम को यूँ रखें और इनटू 2000 मिली वोल्ट कर दें। ये चीज़ किसके बराबर आ गई। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है जनाब 1006.2 मिली वोल्ट। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा 1006.2 मिली वोल्ट। कितना हो गया जनाब, 1006.2 मिली वोल्ट। अब उससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन, उससे ये होगा कि पॉइंट ए का पोटेंशियल बढ़ गया, पॉइंट ए भी यहाँ से उस अलार्म से या उस किसी डिवाइस से कनेक्टेड है। ये डिवाइस आप समझें, ये पूरा सेटअप समझें आप प्रोसेसर सेंसर है,
ठीक है कि नहीं है? नहीं, बल्कि एक मिनट है, एक मिनट है, इसमें से सेंसर सिर्फ ये है, सेंसर ये है, सिर्फ जो स्ट्रेन गेज है वो सेंसर है, और ये जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़ ये है प्रोसेसर, और अलार्म जो है वो आउटपुट है। अलार्म बजना शुरू कर देगा, वो बताएगा कि जी बीम बहुत ज़्यादा बेंड हो रही है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू आपने लिखनी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, वो है जी वी ए माइनस वी बी। तो वो आपको ख़ुद पता है कि 1006.2 मिली वोल्ट माइनस 1000 मिली वोल्ट, एंड दिस इज़ इक्वल टू 6.2 मिली वोल्ट। ये चीज़ होगी जनाब। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंसेस का आ गया। आगे ये देखें जनाब, द आखिरी क्वेश्चन है, द आठ ही आए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, अभी तक 8 ही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है कि नहीं, जो एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक पर आए हैं। मतलब इसको किसी और के साथ कनेक्ट होकर अगर कोई क्वेश्चन आया वो आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज मॉनिटर्ड यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस। द वोल्टेज वी आउट कैन बी either +5 volt or -5 volt. On the figure, draw output for the output output device that consists of two LEDs, diode B and G. Diode B alone is to emit light when the V out is. ये है जी डायोड B। पहले आपको याद है आपने 2 वोल्ट के सर्किट में से जोड़ा था। अब चूंकि 5 वोल्ट है तो साथ एक रेजिस्टर भी लगा है। रेजिस्टर इसलिए लगाएं कि ओवर करंट की वजह से एलईडी बर्न है, क्योंकि ये नाजुक सी डिवाइसेस होती हैं, इनकी मैक्सिमम वोल्टेज अपनी जो है वो होती है जनाब 2 वोल्ट। बाकी की वोल्टेज फिर उस प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस R1 को बेयर करनी पड़ेगी जो उसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, और अब आप देखें इस हालत में अगर ये वोल्टेज 5 वोल्ट है तो करंट यूं फ्लो करेगा इस तरह से इसके थ्रू, और ये लाइट एमिट होगी। ओके, अब अगर फ़र्ज़ करें ये जगह -5 वोल्ट है तो डायोड बी कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। फिर नहीं करेगी तो क्या होगा, यहाँ आपने एक और डायोड लगा दी जी, और उसके साथ भी एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ में। जब वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा हो तो डायोड्स के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाना ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो करंट को अब क्या होगा, अब ओवर एक्सीड नहीं होने देती। अब करंट यहाँ से यूँ फ्लो करेगा और यूँ फ्लो करेगा, डायोड बी कंडक्ट नहीं करेगी, डायोड जी कंडक्ट करेगी। तो इस तरह से ये आपने लगा दिया। दिस ब्रिंग्स दिस टॉपिक टू एन एंड, और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद बेटा शुरू हो रहा है कंपैरेटर। एक बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक पर आए 8 क्वेश्चंस, और कंपैरेटर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कंपैरेटर पर आए हैं कोई 20 के करीब क्वेश्चन। फिर एक और ख़ास टॉपिक होगा, उस पर सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, और फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उन पर अलग-अलग 8-8, 9-9 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह होगा। अब सेकेंड वीडियो कंपैरेटर की आएगी जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं। यहाँ मैं वीडियो एंड कर